magnetic flux and flux density. Like electric flux, the magnetic flux जिसको हम T से डिनोट करते हैं थ्रू अ प्लेन element of area A in a uniform magnetic field B is given by a dot product of band A. ये फिगर जो सी है 14.5 इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स है एक प्लेन के अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उसमें से गुजर रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, O इज़ इक्वल टू बी ए, ठीक है, और दूसरा हमने साइन लगाया एंड ऑपरेटर का और एट ए कोज ज़ीरो से, ठीक है। नोट डैट अब इसके अंदर जो ए है वो वेक्टर है, वूज मैग्नीट्यूड इज़ द एरिया ऑफ द एलिमेंट और उसकी डायरेक्शन है अलोंग नॉर्मल, वो जो लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है। और ओ आई एस क्या है, ओ क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन है ऑफ वेक्टर बी और ए का, ठीक हो गया। अगर आप फिगर ज़रा सी देखो तो उसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। अब हमने कहना है कि फिगर 14 पॉइंट जो बी है उसके अंदर आप देखो जो फील्ड इज़ डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया। अब ज़ीरो क्या है, वो ज़ीरो कब होगी, जब फ्लक्स मैक्सिमम है और वो इक्वल होगी बी ए के, और जब वो पैरेलल होगी व्हेन द फील्ड इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द एरिया, तो उसके अंदर जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, 90 का, यानी कि वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जब वो परपेंडिकुलर हो गया तो कोस 90 आई थिंक सो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो सो फ्लक्स इज द पोजीशन इज ज़ीरो। इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, अगर जो जो है सरफेस है वो कर्व्ड है तो उसके अंदर तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होंगी, यूनिफॉर्म तो नहीं होंगी, तो उसको हमने फिर छोटे छोटे डिवाइड में है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना छोटी छोटी सरफेस के अंदर। तो उसमें से ईच एलिमेंट को हमने है ना स्टडी करना, फिर कैलकुलेट करेंगे, उसका सम निकालेंगे, वही टेस्ला की डेफिनेशन निकाल के जो हमने पहले पढ़ी है, और यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एन मीटर ए, उसके हिसाब से हम उसको करेंगे, और इसका जिसको हम वेबर भी बोलते हैं। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 14.3 जो ऊपर हमने पहले पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, फ्लक्स होगा पर यूनिट एरिया, सरफेस परपेंडिकुलर टू बी आल्सो कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी, और ये इट्स यूनिट इज़ देन वी बी पर मीटर। आपके शायद कुछ है ना, हाँ यही है। देयर फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वी बी पर मीटर और एन ए एम वन, जिसको हम टेस्ला भी बोल रहे होते हैं। एग्जाम्पल 14.2 भी आपने बिल्कुल इसी लिहाज से करनी है। अब दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है, अच्छा जी 14.4 है एम्पियर्स लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। We know that an electric current produces a magnetic field. Obviously, Ampere after carrying out a series of experiments generalized his result into a law known as Ampere circuital law, by which the magnetic flux density B at any point due to a current carrying conductor can easily computed as explained now बिलो। अच्छा इसके अंदर उसने थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि वो कहता है जी मैग्नेट जो करंट जो है ना इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड के, और जो अम्पेयर था ना इसने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उससे इसने एक जनरलाइज कर दिया, अम्पेयर सर्किटल लॉ बना दिया, जिससे हम जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जिसकी डेंसिटी बी है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम कंप्यूट कर सकते हैं। यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी जो सी है वो हम कंप्यूट कर सकते हैं। कैसे मैकेनिज्म पूरा पढ़ते हैं हम। कंसीडर अ क्लोज्ड पाथ इन अ फॉर्म आ एरेट ऑफ रेडियस आर इनक्लोजिंग द करंट कैरिंग वायर। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन,
मेरे पास कुछ वर्डिंग यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए मैं तो उसको कवर अप कर जाऊँगा। आपको बाद में आप मेरे से क्लास में पूछ लेना, या जब लेक्चर के बाद मैं ख़ुद पूछूँगा कि है ना समझ आएगी या नहीं, उसमें मेरे से क्लियर कर लेना। कंसीडर अ क्लोज पाथ। अब हमने एक क्लोज पाथ लेना है जिसका रेडियस आर होगा और उसके अंदर करंट दौड़ रहा है। अब इस क्लोज पाथ को हम बोलेंगे एम्पेरियन पाथ। अब इसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल एलिमेंट्स में जिसकी लेंथ होगी ए एल। ए क्या होगा, उसका एरिया होगा, और आगे हमने उसको देख लेना है। अच्छा, उसको हमने, वो क्लोज था, अब उसको हमने स्मॉल पार्ट्स में कवर अप कर लिया और डिवाइड कर लिया। अब बी क्या है, वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी उसकी, किसकी, एट द साइट ऑफ ए एल, एक ए एल की। अब उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, बी उसकी डेंसिटी और ए एल वो जो हमने पार्ट्स किए थे लेंथ में छोटे छोटे। अब अगर ज़ीरो एंगल बन रहा है बी और ए एल में, तो हम कहेंगे बी ए एल इज इक्वल टू बी ए एल कोज ज़ीरो। अब कोज ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट बी के अलोंग एल के, और कंपोनेंट बी जोन सा है। अब यहाँ पे ये आपको समझ आ गई होगी, बी एल को इज इक्वल टू बी एल कोस ज़ीरो, क्योंकि उनके अंदर जो एंगल बन रहा है वो है ज़ीरो है या थीटा, आई डोंट नो, इधर देख लीजिएगा। अब वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एलिमेंट का, जिस तरह हम ए एल कह रही है, और कंपोनेंट कर रहा है बी का, ठीक है। अब यहाँ पे एम्पेयर क्या होगा, द सम ऑफ क्वांटिटीज बी एल फॉर ऑल पाथ। अब एक ही चीज़ को हम स्टडी करेंगे, फिर वो ए एल बाकी सारे काम उसको सम कर देंगे। all path elements into which the complete loop has been divided equals time the total current enclosed by the loop where P is constant known as permittivity of free space। अब अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। उसने हमने स्मॉल पार्ट्स में लिया ए एल को और उसकी हमने बी फाइंड करना था, ठीक है। अब हमने किया बी डॉट ए एल, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज ज़ीरो बन रहा था या आई थिंक थीटा बन रहा था, ठीक है। अब उधर से हमने अब एक लिया ना, अब वो क्लोज पाथ था, लेट्स सपोज हमने चार उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम उसका आगे सम देख लेंगे जितने भी होंगे। अब आज इधर उसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उसके मुताबिक हमने उसको वही वेबर वाला है ना वी बी ए मीटर, हमने उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दिया और आगे हमने उसका सम ले लिया। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और एन जोन सा होगा वो टोटल एलिमेंट होगा, और इसी को हम बोलेंगे एम्पेयर्स सर्टिकल लॉ। इसके बाद हमने देखना है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आ जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ कि इतना ही रहने दें, इतना ही सही है।